नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव परिणाम के एग्जिट पोल अब आ चुके हैं। ये एग्जिट पोल देश भर में एनडीए गठबंधन की सरकार को अगर थोड़ा बहुत इधर उधर डैमेज करते हैं तो नरेंद्र मोदी को उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार के हुए 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम इस पर डिपेंड करता है कि क्या कुछ होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार हिल जाएगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की वजह से एनडीए गठबंधन की सरकार शायद खतरे में आ जाएगी जब नीतीश कुछ बड़ा फैसला अचानक से ले लेंगे। बिहार में प्रशांत किशोर ने इन 4 सीटों पर ऐसा पेच फंसाया है जिससे अनुमान लगा पाना हर विश्लेषक के लिए बड़ा कठिन हो रहा है कि आखिरकार क्या होगा। क्या नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद कुछ बड़े फैसले करेंगे? आज 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम को लेकर के हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारन। उदित जी से जानेंगे, पूछेंगे। उदित जी, 4 सीटों के परिणाम आने वाले हैं। अब से 48 घंटे के बाद चुनाव परिणाम आएंगे। प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर हैं इस चुनाव में। क्या होने वाला है इन 4 सीटों पर? देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर कई तरह की मिथ बाजार में फैलाया गया है जी। मतलब कहते हैं ना, हवा बनाना, अफवाह फैलाना जी। मेरे दृष्टिकोण से ये मेरा निजी मत हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, प्रशांत किशोर इतने बड़े फैक्टर नहीं है बिहार में जितना उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में जो कहा, जो बातें आपने कही कि बिहार का जो उपचुनाव है सबसे पेचीदा रहा। 23 तारीख को यानी परसों 2 राज्य महाराष्ट्र झारखंड और देश के करीब 70 से अधिक सीटों पर जहां उपचुनाव हुए, यूपी में 9 सीटों पर हुआ है। एग्जिट पोल ने बताया कि 6 सीटों पर बीजेपी वहां जीत रही है। सबका परिणाम आ जाएगा, लेकिन नजर टिकी हुई है बिहार के इन 4 सीटों पर और इसका ही एनालिसिस लगातार किया जा रहा है, लेकिन सटीक कोई नहीं बता पा रहा है। हम भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम जो बोलेंगे वो ब्रह्म वाक्य होगा। हम गलत हो सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कैमरे पर, लेकिन एक नियर बाई जो एनालिसिस होता है, करीब करीब नजदीक तक हम पहुंचने का जरूर प्रयास करेंगे। रखते हैं शुरुआत किस सीट से किया जाए? रामगढ़ से शुरू करते हैं। बिल्कुल, बॉर्डर का एरिया है, यूपी बॉर्डर एरिया है। देखिए, वहां पर तो एक चीज बहुत क्लियर है और ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, लालटेन ना सिर्फ वहां बुझेगा, तीसरे नंबर पर रहेगा आरजेडी। अच्छा, तीसरे नंबर पे रहेगा, तो ये बात का हम दावा कर सकते हैं। आरजेडी का गढ़ है वो, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के जगदानंद सिंह, उनके परिवार का पूरा दबदबा रहा है। वो कई बार रहे हैं वहां से जी, वो कई लेकिन इस बार आप मान कर चलिए। और मेरे दर्शक 23 तारीख को अगर आप कमेंट करिएगा तो 23 तारीख को देखिएगा मेरे इस बात को, तीसरे नंबर पे आरजेडी रहेगी वहां। तीसरे नंबर पर रहेगी। लड़ाई से तो आरजेडी बाहर हो गई थी। देखिए, जब वोटिंग जिस दिन हो रहा था 13 तारीख को दोपहर के मुझे याद है 1:30 या 2 बजे के आसपास, वहां पर जो एक पत्रकार है अशोक उपाध्याय जी, रामगढ़ के ही है, बक्सर के ही है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उस दिन बहुत पिक्चर क्लियर हो गया था। अच्छा। फाइट वहां पर पिंटू यादव और अशोक कुमार सिंह के बीच है। अच्छा। जो बसपा से लड़ रहे हैं पिंटू यादव और अशोक कुमार सिंह, और नेक टू नेक फाइट थी। मतलब अगर हार जीत होगा भी वहां पर तो अशोक कुमार सिंह हो सकता है 2000-4000 वोट से जीत जाए या 2000-4000 वोट से हार जाए। यही डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे 10-15,000 20,000 वोट से के अंतर से पिंटू यादव जीतेंगे या अशोक कुमार सिंह जीतेंगे। आरजेडी वहां पर, आप नोट कर लीजिए इस बात को, तीसरे नंबर पर रहेगी रामगढ़ में। और जगदानंद सिंह का जो एक कहा था ना कि गढ़ है, किला, हम अवैध किला तो नहीं कहेंगे क्योंकि 2015 में ही अशोक कुमार सिंह वहां से विधायक रहे हैं, तो किला तो उनका भेदा चुका है कई बार। हाँ, लेकिन गढ़ है, वो गढ़ है और वहां अच्छी पकड़ है उनकी। बावजूद इसके वहां पर विन विन पोजीशन में यही 2 प्रत्याशी हैं, पिंटू यादव और दूसरे अशोक कुमार सिंह। अब अगर आप इसमें भी पूछिएगा कि कौन आगे निकल रहा है तो ये कोई नहीं बता सकता है। भाजपा के जो वहां के संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी कंफ्यूज हैं। आरएसएस के लोगों से भी अगर आप बात कीजिएगा तो वो भी दावे पे नहीं कह पाएंगे कि अशोक कुमार सिंह जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन नेक टू नेक फाइट है। मैंने कहा ना कि 2-3-4 हजार वोटों के अंतर से ही वहां पे विन या लॉस होगा, मतलब हार या जीत का डिसीजन तय होगा। तो ये वहां पे कौन गेम बिगाड़ा? प्रशांत किशोर ने? देखिए, प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं बने। अच्छा। रामगढ़ में एक बात बताइए आप, प्रशांत किशोर का यात्रा हुआ कहाँ है? शाहबाद में, मगध में कहाँ उनका यात्रा हुआ है? और ये पूरा चुनाव का बेल्ट देख लीजिए, इमामगंज, बेलागंज मगध का सीट है, तरारी, रामगढ़, भोजपुर और शाहबाद का सीट है। तो ये तो पूरा जो एरिया है, यहाँ पर तो प्रशांत किशोर की यात्रा ही नहीं हुई है। प्रशांत किशोर कोई बड़े फैक्टर है ही नहीं वहां पर। तो वो कम से कम रामगढ़ के बारे में तो, चूंकि वो मेरा गृह जिला है, तो मैं बता सकता हूं कि वहां पर
5,000 वोट भी अगर ला देंगे ये प्रत्याशी जो है इनके, क्या नाम है, सुशील कुमार सिंह जी, सुशील कुमार सिंह अगर 5 से 7,000 वोट भी ला दे रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से, तो समझिए कि उनको सम्मानजनक वोट आ गया और इज्जत बच गया प्रशांत किशोर का। ये तो उम्मीद है कि 5,000 के नीचे रहेंगे। तो रामगढ़ के बाद तरारी की तरफ बढ़ते हैं। तरारी में क्या होने वाला है? देखिए, तरारी में तो 2 ही लोगों की लड़ाई थी। तरारी में तो जनसुराज था भी नहीं जी जी, क्या नाम था उनका, किरण देवी, किरण सिंह राजपूत समाज से आती है, वो प्रत्याशी बनाई गई थी। लेकिन लड़ाई वहां पर राजू यादव और सुनील पांडे के बीच था। देखिए, सुनील पांडे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन सुनील पांडे का नाम हम इसलिए लिए क्योंकि उनके जो पुत्र है विशाल, वो लड़े तो सुनील पांडे ही चेहरा है बिल्कुल। तो लड़ाई वहां पे द्विपक्षीय था, 2 ही पक्ष के बीच था। एक तरफ सुनील पांडे लड़ रहे थे जो वहां से कई बार विधायक रहे हैं, और दूसरी तरफ राजू यादव लड़ रहे हैं। माले और भाजपा की लड़ाई है जी, दक्षिण और वाम की लड़ाई थी, सीधा सा लड़ाई था। वहां पे किरण देवी कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। तरारी में भी हम दावा कर सकते हैं, जिस तरह रामगढ़ में मेरा दावा है कि तीसरे नंबर पे आरजेडी रहेगी, तरारी में आप कहीं नोट कर लीजिए इस बात को, 5,000 के नीचे वहां पे जनसुराज रहेगा। 5,000 के नीचे। अच्छा, लेकिन वहां तो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। दावा तो प्रशांत किशोर सीएम बनने का भी कर दे रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। दावा और जमीनी हकीकत में अंतर होता है। तरारी में क्यों वोट पड़ेगा इनको, आप बताइए हमको। तरारी में, हाँ देखिए, इनसे गलती कहाँ पे हुआ है ये समझिए। कैंडिडेट चुनाव में, हाँ, कैंसिलेशन भी हुआ था, कैंसिलेशन हुआ था वहां पे। सबसे पहले आप याद कीजिए रत्नेश, चर्चा किसकी हो रही थी तरारी से? सबसे ज्यादा जो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल को एक खड़ा किया था, उसके पहले भी चर्चा किसकी हो रही थी? उसके आईपीएस आनंद मिश्रा की। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी उस समय जहां पर थे वहां पे एनालिसिस भी चल रहा, और हम तो लगातार खबर चला रहे हैं। आनंद मिश्रा अगर उतरे होते तब लड़ाई त्रिकोणीय हो सकता था। बिल्कुल, आनंद मिश्रा नेता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा नोन फेस है शाहबाद, कम से कम शाहबाद में तो है। बिल्कुल, शाहपुर के रहने वाले हैं, बक्सर के, और तरारी, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, सब एक ही इलाका माना जाता है। वहां पे एक बहुत बड़ा नोन फेस है। वो लड़ते तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता। एक तस्वीर याद आ रही है मुझे, जब यही किरण देवी के नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था, तो यही आनंद मिश्रा पीछे ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए थे, और जूम करके जब हमने देखा था उनका तस्वीर, तो वो सोच रहे थे कि यार इतने बड़े हम उम्मीदवार हैं, हमको ना प्रेजेंट करके किरण देवी। अच्छा, किरण सिंह को आप बताइए रत्न, आप कौन जानता था? कोई नहीं जानता। अभी नाम अनाउंस होने का पहले आप जानते थे क्या? नहीं, वहाँ के लोकल पत्रकार तक नहीं जानता। सबको यही लग रहा था कि आनंद मिश्रा को ही खड़ा किया जाएगा, चर्चा थी। तो एक तो हुआ कैंडिडेट का गलत सिलेक्शन। दूसरा चीज कि वहां पर जनसुराज तरारी को लेकर बहुत सीरियस भी नहीं दिखी थी। जिस तरह से कैंपेन बेलागंज में किया गया, जिस तरह इमामगंज में हुआ, रामगढ़ और तरारी में वो कहते हैं ना, वो जोश नहीं था उन लोगों के, वो उमंग नहीं दिख रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि 5,000 से कम रहेगा। अब देखिए, वहां भी नेक टू नेक फाइट हो गया। अच्छा, वहां भी कोई नहीं कह सकता है कि राजू यादव जीतेंगे या फिर ये विशाल जीतेंगे। जी, वहां पे भी मतलब, तो रामगढ़ की तरह यहाँ भी हम नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा। मतलब 2-4 के अंतर से तय होना है। उपचुनाव में लगभग सभी सीटों, मतलब नहीं, या बाकी का 2 सीट पे बहुत क्लियर है। अच्छा, इमामगंज वहां पे हम बताएंगे। लेकिन ये 2 सीट के बारे में अगर आप पूछिए तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि फंसा हुआ है सीट। 2-3-4 हजार के अंदर से मैक्सिमम 5,000 के डिफरेंस से कोई जीतेगा, कोई हारेगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं होने वाला। अब लिख लीजिए। चलिए, तो इमामगंज की तरफ भी बढ़ चढ़ते हैं। इमामगंज जो जीतन राम मांझी का गढ़ है, वहाँ से वो विधायक रहे हैं और अब वर्तमान में सांसद बन गए हैं। तो उनकी बहू है, और बहू के अलावा जनसुराज भी है, महागठबंधन भी काफ़ी मतलब अपने जो मांझी प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है, तो वो भी कहीं ना कहीं लड़ाई में है। तो क्या लगता है इमामगंज की सीट? देखिए, इमामगंज कई तरह के वहां पर प्रेडिक्शंस हैं। कई सीनियर पत्रकार हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जानकार हैं, जिनसे मैं समझता हूँ चीजों को, वो भी ये कह रहे हैं कि दीपा मांझी वहां से हार रही है। अच्छा, लेकिन हाँ, हार रही है। लेकिन मेरा अपना जो एनालिसिस है इमामगंज को लेकर, वहाँ के स्थानीय लोगों से जो थोड़ा मोड़ा बातचीत हुआ, कई मैसेजेस भी आए मेरे नंबर पे। कई लोग अपना जो वोटर्स हैं वो समस्याएं भी भेज रहे थे चुनाव के पहले कि इस बार मांझी जी की बहू को वोट नहीं देंगे, मांझी जी ये नहीं किए, वो नहीं किए, कई तरह की बातें थी। लेकिन एक बात आप समझिए, वहाँ का फैक्टर एक समझना होगा, और खासकर जो वहाँ के मुसलमान मतदाता है उनका एक प्रॉब्लम समझिए। वहाँ का जो पठान है वो कन्वर्टेड राजपूत है, मतलब राजपूत से वो कन्वर्ट होकर पठान बने हैं। अच्छा, वहां पर ये जो रहे हैं आपको राजद से विधायक चौधरी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। देखिए, वहां पर उदय नारायण चौधरी 3 बार विधायक रहे हैं। जी। और उदय नारायण चौधरी का जो एक छवि है, एकदम स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा छवि है जो नक्सलियों को सपोर्ट करते रहे हैं। इसका आरोप भी उनके ऊपर कई बार लगा है। अच्छा, कितने बार लगा है। अब इसका रिपरकशन आप समझिए, इमामगंज में ज्यादातर जो जमीन वाले लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, वो पठान हैं। और यही कारण है कि इमामगंज में
पठान समुदाय जो है या मुस्लिम समुदाय आप कहिए, क्योंकि उनके अंदर जितने मुस्लिम्स हैं वो आरजेडी को वोट नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब वो उदय नारायण चौधरी की वजह से क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर फिर से जीतेगा आरजेडी तो फिर से वही होने लगेगा। बिल्कुल, ये कारण है कि उदय नारायण चौधरी जो हारे तो फिर जीते नहीं, तो मजबूरी में हो सकता है, लेकिन दीपा मांझी को ही वहां पर जो है वोटर्स वोट करेंगे अंतिम मोमेंट पर, आप देखिएगा। और जब चुनाव का परिणाम आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि अंतिम समय में जो वहां के मुसलमान वोटर हैं और जो मांझी, चूंकि मांझी वोटर में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक तरफ राजेश मांझी लड़ रहे हैं, एक तरफ ये लड़ रही थी रोशन मांझी और दीपा मांझी। हालांकि वहां से कंचन पासवान और ये भी थे, जितेंद्र पासवान, जी, जनसुराज और चिराग इस पार्टी से, AIMIM की तरफ से। लेकिन वहां पर AIMIM कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और जनसुराज के जो प्रत्याशी थे जितेंद्र पासवान, वही 5-10 हजार के आसपास उनको वोट रहेगा, जो पासवानों का वोट उनको पड़ा होगा। और पासवानों का वोट भी इसलिए पड़ गया क्योंकि पासवान नाराज थे थोड़ा जीतन मांझी से, वो चिराग पासवान वाला फैक्टर जो लड़ाई हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला था, आरक्षण में आरक्षण, सब कोटा, क्रीमी लेयर, ये जो मामला था। फिर भी मेरा अपना एनालिसिस है कि दीपा मांझी का पलड़ा वहां पर भारी है और दीपा मांझी जीतकर इस बार पटना पहुंचेंगी। मतलब दीपा मांझी का क्लियर, लगभग क्लियर। अब चलिए आते हैं सबसे हॉट सीट, बेलागंज की सीट। पूरे देश में चर्चा है, देश भर में चर्चा है। नीतीश कुमार का प्रत्याशी है, बहुत सारे मंत्री वहां पे जाके कैंपेनिंग किए हुए, पूरा जदयू वहीं बैठा हुआ रहा, जदयू वहीं पे था। तो ये सीट डिपेंड करेगा नरेंद्र मोदी की सरकार को, एनडीए गठबंधन बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए एक बार समझना होगा, बेलागंज में ये तो मैं डंके की चोट पर अब कह सकता हूं। अभी तक देखिए 13 तारीख को वोटिंग हुआ, 14 को हम लोग एनालिसिस किए, 15 को भी हमने एनालिसिस किया, अब 8 दिन का गैप हो गया है, 6-7 दिन का जरूर हो गया है। अब बेलागंज का धीरे धीरे पिक्चर बहुत क्लियर हुआ है, लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। देखिए वोटिंग के तुरंत बाद जनता जल्दी बताता नहीं है, जी साइकोलॉजी है। बेलागंज में एक बात का तो हम अब दावा कर सकते हैं, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा दावा जरूर यह है, कई दावे गलत होते हैं, कि सुरेंद्र यादव वहां से हार रहे हैं, उनके बेटे जो है विश्वनाथ सिंह यादव हार रहे हैं, और मनोरमा देवी वहां से जीतेंगी ये चुनाव। अच्छा, देखिएगा ये किला ध्वस्त होने वाला है, पक्का ये किला ध्वस्त हो जाएगा इस बार। अब क्यों मनोरमा देवी जीतेंगी? देखिए सबसे पहले तो कि यादव वोट में भी बड़ा एक टूट हुआ है इस बार। किसकी वजह से? बहुत फैक्टर है इसके पीछे, लेकिन यादव वोट जो 100% आरजेडी को जाता था, 100% इस बार नहीं गया है। 20 से 25% मनोरमा देवी के साथ गया है। मुस्लिम मतदाता वहां बड़ी संख्या में, और वहां पर देखिए जनसुराज खेल किया है, लेकिन ये खेल में भी जनसुराज को हम क्रेडिट नहीं देंगे। अच्छा, मोहम्मद अमजद लड़ रहे थे वहां से चुनाव। मोहम्मद अमजद के बारे में ट्रैक रिकॉर्ड जान लीजिए, वो जदयू के टिकट से भी लड़ चुके हैं इसके पहले चुनाव। अच्छा, और मात्र 4000 वोटों से वो हारे थे सुरेंद्र यादव से। उनका पर्सनल छवि वहां बहुत बड़ा है। तो जो वहां 50,000 मुस्लिम वोटर हैं, उसमें से कम 20,000 के आसपास वोट मोहम्मद अमजद काट ले जाएंगे। 10,000 के आसपास वोट जामिन हसन अली काट ले जाएंगे, जो AIMIM से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुसलमान वोट तो 70-75% चला जाएगा आरजेडी के हाथ से सीधा, और 25% यादव वोट चला जाएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा इनके हारने का। भूमिहारों का जहां तक एक टूट का चर्चा था, हम भी चर्चा किए हैं कि भूमिहार जो है वो टूट सकते हैं बेलागंज से। भूमिहार टूटा है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं टूटा है जितने बड़े प्रोपोर्शन में यादव और मुसलमान टूटे हैं आरजेडी से। भूमिहारों का वोट गया है जनसुराज को, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। कुछ नाराज भूमिहार थे जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर इधर वोट कर दिया जनसुराज, लेकिन फिर भी 60 से 70% भूमिहार वहां के वोट किए हैं मनोरमा देवी। तो ये बड़े बड़े दावे जो प्रशांत किशोर की तरफ से किए जा रहे हैं, बड़े बड़े विश्लेषकों को वो टारगेट करते हैं कि सारा विश्लेषण फेल हो जाएगा 23 तारीख को। अच्छा, तो पता चल जाएगा 23 तारीख को कि सब विश्लेषण फेल हो रहा है कि आप फेल हो रहा है। 2 सीट पे तो उनका जमानत नहीं बच रहा है प्रशांत किशोर का। वो तो 4 में से 2 ऐसे सीट हैं जहां पर प्रशांत किशोर का जमानत जब्त होगा, एक रामगढ़, दूसरा तरारी। सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस रहा तो बेलागंज में, वो भी मोहम्मद अमजद के कारण, ना कि जनसुराज के कारण। उनका पर्सनल बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। इमामगंज में भी वही 10,000 के आसपास वोट आ जाएगा तो बहुत होगा, वो भी इसलिए क्योंकि पासवान नाराज चल रहे थे चिराग पासवान। यही इस चुनाव का लबोलबाब है। अगर प्रशांत किशोर के रेफरेंस में आप तो क्या होगा फिर इस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के साथ? देखिए उनकी पार्टी एक सीट पर पक्के तौर से, 2 सीट पर तो पक्के तौर से मैं मानकर चल रहा हूँ कि एनडीए जीत रही है। एक गया का जो इमामगंज है, और हम जीत रही है, और दूसरा बेलागंज, ये 2 सीट जीत रही है। जी आरजेडी के लिए तो खड़े नुकसान हो गया। अब जो 2 सीट है, इसमें अगर एक भी बीजेपी जीत गई तो 3 सीट एनडीए जीत रही है। और अगर खुदा ना खास्ता दोनों सीट एनडीए जीत गई, क्योंकि वहां नेक टू नेक फाइट है तरारी में और रामगढ़ में, तब कहीं के नहीं रहेंगे ना तेजस्वी जी,
ना ये प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को तो काउंट ही मत कीजिए महागठबंधन में। माले हो गया, कांग्रेस। अच्छा एक बात और आप नोटिस कीजिए, कांग्रेस कहीं दिखा है क्या पूरे चुनाव? नहीं बिल्कुल नहीं दिखा है। मुझे याद है कि जब टिकट का अनाउंसमेंट कर रहे थे तो अखिलेश सिंह मतलब बहुत मायूस होकर टिकट का अनाउंसमेंट कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि ना तो उनका कोई कैंडिडेट था, ना रोल ही नहीं उनका था कहीं पूरे चुनाव। सोच रहे होंगे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही मतलब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो वो सीन याद करके ऐसा लग रहा है कि सच में ये सीट पर कहीं ना कहीं महागठबंधन भी खड़ चुका है। देखिए एक बात और समझना होगा, बेलागंज नीतीश कुमार के लिए जीतना बहुत जरूरी है, और नीतीश कुमार से ज्यादा ये बीजेपी के लिए जीतना जरूरी है, ताकि नीतीश कुमार का मनोबल बना रहे कि चलो एनडीए में हम हैं तो हम लॉस में नहीं है, कम से कम अगर प्रॉफिट में ना है तो कम से कम नुकसान में नहीं है। और बेलागंज नीतीश कुमार पता है आपको पिछले 3 दशक से जीतना चाह रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र यादव कभी वहां पे दाल गल नहीं दिए नीतीश कुमार को। अगर मनोरमा देवी जीतेंगी तो समझिए कि ये बहुत बड़ी जीत है। इस बार तो चिराग भी लगे हुए हैं नीतीश कुमार को जिताने के लिए। वहां पे गए थे। तब देखिए 23 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। परसों हम लोग फिर बैठेंगे, परसों तो हम लोग कई वीडियो करेंगे। बिल्कुल चलिए देखिए, तो ये बड़ा मतलब विचित्र तस्वीर जो 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर के चल रही है। हर विश्लेषण में लोग मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कहां से जीत रहा है, क्या होने वाला है। संभावनाएं हैं राजनीति की और उपचुनाव की, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, चर्चाएं हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।